नमस्कार। आज हम एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के एक अहम अध्याय की। हमारा मकसद है स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना। मतलब इसकी क्या खासियतें रहीं, खेती का क्या किरदार था और उद्योगों ने कैसे सफर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ये सारे पहलू मिलकर भारत की आर्थिक कहानी कैसे बनाते हैं। हम NIOS की सामग्री में जो तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था की पहचान से। देखिए, हर अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ खास बातें होती हैं। इस NIOS सामग्री के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? शायद प्रति व्यक्ति आय से शुरू करें। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सामग्री बताती है कि एक मुख्य विशेषता है कम प्रति व्यक्ति आय। देखिए 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो औसत सालाना प्रति व्यक्ति आय थी वो करीब 39,168 थी। 39,168 सालाना। तो महीने का कितना हुआ ये? हाँ, अगर महीने का हिसाब लगाएं तो ये बनता है लगभग 3,264 प्रति व्यक्ति प्रति माह। 3,264। ये तो सुनने में ही काफी कम लगता है अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो। बिल्कुल, सामग्री में तुलना भी दी गई है। ये आंकड़ा आप देखिए अमेरिका की तुलना में 15 गुना कम था और चीन से भी 3 गुना से ज्यादा कम था। तो ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन जब वो पूरी आबादी में बंटती है तो औसत आय वो काफी नीचे आ जाती है। ये बात सोचने वाली है। और इसमें क्या भारत की जो विशाल आबादी है उसका भी कोई रोल है? जनसंख्या का दबाव जिसे कहते हैं। निश्चित रूप से ये एक और मुख्य विशेषता बताई गई है, जनसंख्या का भारी दबाव। 2011 की जनगणना में हमारी आबादी 121 करोड़ से ज्यादा थी, चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर। हाँ, ये तो हम जानते हैं, पर ये दबाव कैसे बना? स्रोत क्या बताते हैं? विकास का संकेत है, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई। अच्छा, तो मृत्यु दर कम होगी पर जन्म दर ऊंची बनी रही। हाँ बिल्कुल। 2010 के आंकड़े दिए गए हैं। जन्म दर थी 22.1 प्रति हजार और मृत्यु दर सिर्फ 7.2 प्रति हजार। तो ये जो बड़ा फासला है, इसी से आबादी तेजी से बढ़ी। और इतनी बड़ी आबादी का मतलब है हमारे सीमित संसाधनों पर जबरदस्त दबाव, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, सब पर। सही है। और इतनी बड़ी आबादी, इसके गुजारे का मुख्य जरिया क्या रहा है? क्या यहाँ खेती की भूमिका आती है? एकदम सही पकड़ा आपने। खेती पर भारी निर्भरता ये एक और बड़ी सच्चाई है। 2011 के आंकड़े देखें तो हमारे देश की लगभग 58% काम करने वाली आबादी वो खेती या उससे जुड़े कामों में लगी थी। 58%? हाँ, ये तो आधे से ज्यादा हो गए। लेकिन हाँ। चौंकाने वाली बात यह है कि देश की कुल कमाई यानी GDP में इस 58% आबादी का योगदान कितना था? सिर्फ 17% के आसपास। कारण बताती है जैसे एक तो जमीन का बंटवारा, आबादी बढ़ी तो खेत छोटे होते गए, प्रति व्यक्ति जमीन कम है, फिर बहुत से लोग भूमिहीन मजदूर हैं, फिर हमारी खेती आज भी काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है और आधुनिक तकनीक, अच्छी सिंचाई, इन सब की कमी है और साथ ही खेती में लगे बहुत से लोग अशिक्षित या अप्रशिक्षित हैं। ये सब मिलकर उत्पादकता को नीचे खींचते हैं। कम आमदनी, खेती पर इतनी निर्भरता, तो जाहिर है गरीबी और असमानता भी एक बड़ा मुद्दा होगा। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, गरीबी और आय के बंटवारे में भारी असमानता इसे एक बड़ी चुनौती बताया गया है। 2011-12 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 27 करोड़ लोग, लगभग 22% आबादी वो गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी। 27 करोड़? और ये गरीबी रेखा क्या थी? कितनी आय? ये रेखा भी बहुत नीचे तय की गई थी। गांव के लिए करीब 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहर के लिए 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम कमाने वाले लोग। जरा सोचिए, 27 करोड़ लोग इतनी कम आमदनी में गुजारा कर रहे थे। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक है। और अमीर गरीब के बीच की खाई, संपत्ति के बंटवारे में असमानता, वो खाई भी बहुत गहरी है। सामग्री के अनुसार देश की कुल संपत्ति का करीब 38% हिस्सा वो सिर्फ ऊपर के 5% परिवारों के पास है, जबकि नीचे के जो 60% परिवार हैं उनके हिस्से में कुल संपत्ति का सिर्फ 13% आता है।
तो साफ है कि दौलत का बंटवारा बहुत असमान है और गरीबी का एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। तो ये सब तो हुई चुनौतियां। क्या इस तस्वीर के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं? अर्थव्यवस्था की कोई ताकतें भी बताई गई हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल है। कुछ सकारात्मक बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक है पूंजी निर्माण की ऊंची दर। पूंजी निर्माण, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पूंजी का मतलब है वो साधन जिनसे और उत्पादन होता है, जैसे मशीनें, इमारतें, औजार और साथ ही लोगों की बचत, जिसे निवेश किया जा सके। आजादी के समय हमारे पास इन चीजों की बहुत कमी थी, लेकिन हाल के सालों में इसमें सुधार हुआ है। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की बचत दर यानी सेविंग्स रेट वो जीडीपी का 31.7% थी और सकल पूंजी निर्माण दर यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रेट वो 36.6% थी। अच्छा, करीब एक तिहाई। तो ये ऊंची दर अच्छी क्यों है? ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि देश अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा रहा है और उसे वापस अर्थव्यवस्था में लगा रहा है, नई फैक्ट्रियां लगाने, मशीनें खरीदने, बुनियादी ढांचा बनाने में। और यही निवेश भविष्य में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने की कुंजी है। तो ये एक मजबूत संकेत है। ये तो वाकई एक सकारात्मक पहलू है। और एक और बात का जिक्र है, नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत ने आजादी के बाद विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स का रास्ता अपनाया। पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी। इस प्लानिंग के जरिए सरकार ये तय करती थी कि देश की प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है, संसाधन कहाँ से आएंगे और कैसे खर्च होंगे। एक तरह से ये देश के विकास का रोड मैप बनाने जैसा था। तो क्या ये प्लानिंग सफल रही? स्रोत बताते हैं कि इस नियोजित विकास की भूमिका भारत की प्रगति में काफी अहम रही है। इसने देश को एक दिशा दी, प्राथमिकताएं तय करने में मदद की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा योजना के मुताबिक ही हुआ, चुनौतियां हमेशा रहीं, लेकिन इसने एक ढांचा जरूर तैयार किया। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य बातें समझी। कम आय, आबादी का दबाव, खेती पर निर्भरता, गरीबी, असमानता और साथ ही बचत और निवेश की अच्छी दर और एक नियोजित ढांचा भी। अब ये जो खेती पर भारी निर्भरता है, इसे थोड़ा और समझते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि की कुल मिलाकर क्या भूमिका रही है? आजादी के समय 1950-51 में जीडीपी में खेती का हिस्सा 56% से ज्यादा था और 70% से ज्यादा लोग इसी पर निर्भर थे। लेकिन ये निर्भरता समय के साथ कम हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे देश का विकास हुआ, उद्योग बढ़े, सेवा क्षेत्र बढ़ा, जैसे बैंक, आईटी, ट्रांसपोर्ट, होटल वगैरह, तो खेती पर निर्भरता कम होती गई। सामग्री के अनुसार 2012 तक खेती में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत घटकर लगभग 51% रह गया था। ये एक स्वाभाविक बदलाव है जो ज्यादातर विकासशील देशों में दिखता है। लेकिन आबादी तो बढ़ती रही। तो क्या खेती का उत्पादन इस बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए काफी रहा? अनाज उत्पादन का क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। आंकड़े देखें, अनाज का उत्पादन 1950-51 में सिर्फ 5.5 करोड़ टन था और 2012-13 तक ये बढ़कर 25.9 करोड़ टन हो गया। अरे वाह, ये तो लगभग 5 गुना बढ़ गया। हाँ, इस जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से भारत अनाज के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। हमें विदेशों से अनाज मंगाने की जरूरत लगभग खत्म हो गई। बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए ये बहुत जरूरी था। कमाल है। और क्या खेती से देश को विदेशी मुद्रा भी मिलती है? क्या हम कृषि उत्पाद बाहर बेचते हैं? जरूर जरूर। खेती सिर्फ देश की जरूरतें ही पूरी नहीं करती, बल्कि निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा कमाने में भी मदद करती है। 2011-12 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल निर्यात में खेती और उससे जुड़े उत्पादों का हिस्सा 12.3% था। हम चाय, चीनी, तंबाकू, मसाले, कपास, चावल, फल, सब्जियां, ये सब दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। तो कुल मिलाकर खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, भले ही समय के साथ जीडीपी में इसका हिस्सा कम हुआ हो। अच्छा, तो अब खेती से आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को दूसरे गियर में डालते हैं और उद्योगों की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र। आजादी के बाद इस पर कैसे ध्यान दिया गया? आजादी के बाद सरकार ने उद्योगों पर बहुत जोर दिया। एक बहुत बड़ा कदम था 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, जिसे IPR 1956 भी कहते हैं। ये एक तरह से भारत के औद्योगिक विकास का नक्शा था।
इस नीति की खास बात क्या थी? इसकी सबसे खास बात ये थी कि उद्योगों के विकास की ज्यादातर जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों को दी गई। खासकर भारी उद्योग जैसे स्टील, मशीनें, बिजली उत्पादन, इनमें सरकारी निवेश पर जोर था। सरकारी कंपनियों पर इतना जोर क्यों? निजी क्षेत्र पर क्यों नहीं? देखिए, सोच ये थी कि इन भारी उद्योगों में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मुनाफा आने में भी समय लगता है, तो शायद निजी कंपनियां शुरुआत में इतना बड़ा जोखिम न उठाएं। इसलिए सरकार ने खुद आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी ली। मकसद था देश को बुनियादी उद्योगों में आत्मनिर्भर बनाना, जिसे सेल्फ रिलायंस कहते हैं। साथ ही खेती पर आबादी का बोझ कम करना और लोगों के लिए नए रोजगार पैदा करना। तो ये नीति कितनी कामयाब रही? क्या उद्योग तेजी से बढ़े? शुरुआती सालों में हाँ, खासकर दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 1956 से 1966 तक चली, औद्योगिक विकास काफी तेज हुआ। इसमें सरकारी कंपनियों का बड़ा योगदान था। लेकिन सामग्री बताती है कि 1960 के दशक के अंत तक आते आते उद्योगों में निवेश कम होने लगा और विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। धीमी क्यों पड़ गई? कई कारण रहे होंगे, लेकिन फिर 80 के दशक में सरकार ने फिर से कोशिश की। इस बार बिजली, कोयला, रेल जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया ताकि उद्योगों को सहारा मिले। और फिर आया 1991 का बड़ा बदलाव, एलपीजी मॉडल जिसे कहते हैं। ये क्या था और उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, 1991 एक बहुत बड़ा मोड़ था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तब तक ये लगने लगा था कि कई सरकारी कंपनियां उतनी कुशलता से काम नहीं कर पा रही हैं जैसी उम्मीद थी। कई घाटे में भी चल रही थीं और अर्थव्यवस्था खुद भी कुछ मुश्किलों का सामना कर रही थी। तो इसलिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे, एल, पी और जी। एलपीजी मतलब? एल यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसका मतलब था उद्योगों पर लगे लाइसेंस और नियंत्रणों को कम करना या हटाना ताकि व्यापार करना आसान हो। पी यानी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब था सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना या कुछ सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना। और जी यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। इसी को संक्षेप में एलपीजी मॉडल कहते हैं। अच्छा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इस एलपीजी मॉडल का उद्योगों पर क्या असर हुआ? क्या इससे औद्योगिक विकास तेज हुआ? सामग्री के अनुसार इसकी कहानी भी मिली जुली रही है। देखिए, एलपीजी लागू होने के ठीक बाद शुरुआती कुछ सालों में औद्योगिक विकास में तेजी आई। क्यों? क्या वजह थी? वजह थी नियंत्रण हटे, उद्योगों को पैसा आसानी से मिलने लगा, कुछ टैक्स भी कम हुए। लेकिन ये तेजी ज्यादा देर टिकी नहीं। 1990 के दशक के अंत में रफ्तार फिर से धीमी पड़ गई। अरे, फिर धीमी क्यों पड़ गई? इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। एक, जब बाजार खुला तो भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिली। शायद हमारी कंपनियां इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। और दूसरा, देश में बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, बिजली, बंदरगाह, वो अभी भी उतना मजबूत नहीं था जो तेज औद्योगिक विकास के लिए जरूरी होता है। ये रुकावट बना। लेकिन क्या उसके बाद स्थिति सुधरी? हाँ, फिर एक दौर आया 2002 से 2008 के बीच, जब आधुनिक विकास ने फिर से अच्छी रफ्तार पकड़ी। इस बार क्या कारण थे? इस बार कारण थे देश में बचत दर का बढ़ना। हमने पहले बात की थी ना, बचत दर 2001-2 में 23.5% थी। वो 2007-8 तक बढ़कर 37.4% हो गई। इससे निवेश के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध हुआ। साथ ही इस बार भारतीय कंपनियां भी मुकाबले के लिए बेहतर तैयार थीं। उन्होंने अपनी क्वालिटी सुधारी, मैनेजमेंट ठीक किया, ग्राहकों पर ध्यान दिया। लेकिन फिर 2008-9 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई। फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं, ब्याज दरें बढ़ीं। इन सब ने मिलकर औद्योगिक विकास की रफ्तार को एक बार फिर धीमा कर दिया। तो ये सफर आप देखिए, लगातार उतार चढ़ाव भरा रहा है। तो ये पूरी जो हमने चर्चा की, इसका सार क्या निकलता है? अगर हम एनआईओएस के इस सामग्री पर नजर डालें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक काफी जटिल, बहुआयामी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ तो कम प्रति व्यक्ति आय, भारी आबादी का दबाव,
खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता, गरीबी, असमानता, ये सब बहुत चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमने सकारात्मक पहलू भी देखे हैं, जैसे बचत और निवेश की अच्छी दरें जिसने विकास को गति दी, और एक नियोजित विकास का ढांचा जिसने शुरुआत में दिशा दिखाई। हमने ये भी समझा कि कैसे खेती और उद्योग दोनों की भूमिका समय के साथ बदली है। खासकर 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया, लेकिन उसके नतीजे हमेशा एक तरफा नहीं रहे और चुनौतियां बनी रहीं। सही कहा। इससे ये तो साफ है कि अर्थव्यवस्था कोई स्थिर चीज नहीं है। ये लगातार बदलती रहती है, नई चुनौतियां आती हैं, नई राहें निकलती हैं। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ सकते हैं। ये सामग्री इशारा करती है कि लोग खेती से निकलकर उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन एलपीजी के बाद भी विकास की राह में मुश्किलें हैं, खासकर असमानता जैसी गहरी समस्याएं जस की तस हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत को और ज्यादा समावेशी विकास, मतलब ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का भला हो, और संतुलित विकास हासिल करने के लिए अब किस तरह के बड़े ढांचागत बदलावों या नई नीतियों की जरूरत हो सकती है, ये यकीनन आगे और खोजबीन का विषय है। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने। आज इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।